नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं और आपने देखे भी हैं, लेकिन आज हम पंखुड़ी जैन मैम के घर पर मौजूद हैं जिनका रैंक 10 है। और अभी हाल ही में जो 2020 का रिज़ल्ट आया था यूपी पीसीएस का, उसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं ये। इन्होंने अपनी रणनीति कैसे बनाई थी पढ़ाई की, कैसे ये लिखते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, इनका ऑप्शनल क्या था और कहाँ से इनको एक अच्छी गाइडेंस मिली, ये सफलता इन्होंने कैसे हासिल की, आज इन ही टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जो लोग कहीं ना कहीं अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद मददगार साबित होने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या अभी आपकी ज्वाइनिंग हो गई है या नहीं? नहीं, अभी जॉइनिंग में 1 महीना लग सकता है, उसके बाद होगी। जब ये रिज़ल्ट आया और आपने देखा तो एकदम कैसा लगा? खुशी हुई। एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो रिज़ल्ट देख के काफ़ी खुशी हुई और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े फेलियर्स देखे थे, लेकिन ये पहली सफलता थी तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। परिवार वालों का रिएक्शन कैसा था जब रिजल्ट आया तो? काफ़ी खुश थे वो लोग, उन्हें भी काफ़ी प्राउड फील हुआ। बस। आपने जो अपनी पढ़ाई करने की रणनीति है वो कैसे बनाई थी? कैसे आप पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? मेरी रणनीति ये थी कि मुझे कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना है डेली। ऐसे बीच में कभी कभी लगता था कि मतलब थोड़ा सैचुरेशन आता था, तो तब मैं कोशिश करती थी कि मैं 1 आध घंटे का ब्रेक लेके कोई मूवी वगैरह देख लूँ। लेकिन उसके बाद मेरा एम यही रहता था कि मुझे उसके बाद पढ़ने बैठना है, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी थी और पेशेंस की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने कोशिश करी कि वो रहे और इसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। क्योंकि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग होते हैं उनसे मिलना होता है, उनसे अच्छी गाइडेंस लेनी होती है। तो वो आपको कहाँ से मिली, कहाँ से आपने ली? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से। उन्होंने हर बार मुझे मोटिवेट किया कि मैं गिव अप ना करूं और इसकी पढ़ाई कंटिन्यू रखूं। उसके बाद मेंटर्स जैसे अमित जैन सर फ्रॉम द कोर आईएएस, उन्होंने हर मोमेंट पे मुझे गाइड किया कि मुझे प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करनी है, मेंस की कैसे करनी है और इंटरव्यू की कैसे करनी है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने मेरी रिजॉल्व की। और उसके बाद फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और उन्होंने हर मोमेंट पे मेरी हेल्प की। आपकी जो शुरुआती शिक्षा है वो कहाँ से हुई? मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैंने कोचिंग ली। उसके बाद मैं हॉस्टल्स में भी रही दिल्ली में, और फिर उसके बाद कोविड आ गया था तो मैंने घर से तैयारी करी। आपने घर से ही तैयारी की थी? जी, मैंने यूपी पीएससी की तैयारी घर से की क्योंकि कोविड में लॉकडाउन था तो और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। पहले मैंने ज्योग्राफ़ी लिया था लेकिन मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया ज्योग्राफ़ी में, तो मैंने चेंज किया था और फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट किया। शुरुआती दिनों में क्या होता है, बहुत सारे दोस्त अभी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी करना चाहते हैं। तो शुरुआत में अगर हम तैयारी जब करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत उभर के आती है कि ऑप्शनल हम किस आधार पर लें, किस बेस पर लें। तो आपने किस तरीके से सिलेक्ट किया था? मुझे भी ये डिफ़िकल्टी आई थी कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मुझे जो इजी लगा मैंने वो ले लिया, मैंने ज्योग्राफ़ी लिया, लेकिन उसके बाद मुझे इंटरेस्ट उतना नहीं आया। तो मैं बाकी लोगों को भी यही गाइड करूँगी कि पहले आप ऑप्शनल का अच्छे से सिलेबस देखिए और उसके बाद उसको थोड़ा पढ़ के देखिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप ऑप्शनल सेलेक्ट कीजिए। आपका जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुआ? क्योंकि इसमें इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। हाँ, मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपके 10th में और 12th में स्कोर कितना रहा था? मेरा 10th में उस वक्त सीजीपीए आ गया था तो 9.8 था, एंड 12th में 93% था। आप इंग्लिश मीडियम की छात्रा हैं या फिर हिंदी मीडियम की? मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। अभी जब आप सिलेक्ट हुई, जब आपको वहाँ बुलाया गया होगा, तो वहाँ इंटरव्यू जब आप देने गए थे तो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? क्या ज़्यादा हार्ड थे या फिर जो करंट का टॉपिक है उस पर पूछे गए थे? मेरा इंटरव्यू, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि काफ़ी कैजुअल कॉन्वर्सेशन था। उन्होंने मुझे नर्वस नहीं किया
और उन्होंने मुझसे ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे कि जैसे आज से कई साल बाद ह्यूमंस कैसे दिखेंगे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। और उन्होंने मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे, जैसे अगर मेरी पोस्टिंग बुंदेलखंड रीजन में हो जाती है उत्तर प्रदेश के, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व करूँगी और वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। और जैसे अगर उत्तर प्रदेश को बाइफरकेट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये इशू काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, तो इस टाइप के उन्होंने मुझसे ओपिनियन बेस्ड एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे, खुद से कितने घंटे पढ़ते थे? और कहीं ना कहीं जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, ये आपको कहाँ से पता चला, किसने बताया? मैं कोशिश करती थी कि मैं 10 घंटा तो कम से कम पढ़ाई करूं और डेली कुछ आउटपुट निकालूं। मतलब सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस पढ़ाई से कुछ आउटपुट निकलना चाहिए कि वो चीज़ हमें आगे चल के कहाँ पे यूज़ में आएगी। तो मेरा ये कोशिश रहती थी कि कुछ आउटपुट निकले, कि अगर मैं 1 घंटा भी पढ़ रही हूँ तो उस 1 घंटे को मैंने कैसे यूज़ किया और बाद में वो कैसे यूज़ आने वाला है। और इस चीज़ में मुझे लोगों ने हेल्प करी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद से मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मुझे पढ़ना कैसे है। तो उसमें अमित सर ने मुझे बहुत हेल्प की कि मुझे कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज़ करना चाहिए और आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी। अभी अगर ये बात की जाए आपकी उम्र कितनी है, तो वो कितनी है? 27 है। क्या आप डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ही बनना चाहते थे या फिर आप और कुछ करना चाहते थे? एम तो SDM ही था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेरा सेकंड प्रेफरेंस था। तो मैं इस पोस्ट से भी काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त मेरा एम यही था कि मैं सोशल वेलफेयर कर पाऊँ, थोड़ा समाज कल्याण कर पाऊँ, ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले अपने काम से। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस पोस्ट से वो पॉसिबल हो पाएगा। पहला ही प्रयास था, उसमें ही आप सफल हुए? जी, UPPSC का ये मेरा पहला प्रयास था। इससे पहले मैंने UPSC के अटेम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन उससे मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला जो UPPSC की प्रिपरेशन में काम आया। अभी बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी हैं हमारे देश में जो अभी तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी सफलता नहीं मिली है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, कहीं ना कहीं वो हताश हैं, निराश हैं। सजेशन यही रहेगा कि कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि सफलता अपने टाइम से मिल जाती है, लेकिन हमारे प्रयासों में कमी नहीं रहनी चाहिए और पेशेंस रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है तो सफलता मिलती ज़रूर है। खास करके आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा लड़कियों के लिए, कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में ऐसा है कि कहा जाता है लड़कियों को बाहर मत भेजो, लड़कियों को वहाँ दिक्कतें होंगी, परेशानियाँ होंगी। ऐसा आज भी है हमारे देश में, कई राज्यों में। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियाँ यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहती हैं, उनको नहीं आने दिया जाता है, रोक दिया जाता है? मैं यही कहना चाहूँगी कि रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे इंडिया में देखते हैं कि अगर लड़कियों को आगे बढ़ावा मिलता है तो वो बहुत आगे जा सकती हैं, तो उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए। तो जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया, स्टार्टिंग में बैक टू बैक फेलियर्स देखने के बाद भी उन्होंने मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और मैं खुद से गिव अप करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे करने नहीं दिया, तो एट दी एंड सफलता मिल ही गई। आप एक SDM बनना चाहते थे, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला था? कैसे पता चला था कि मैं भी एक SDM बनूँ? आपका कोई फेवरेट IAS है? मुझे मोटिवेशन अपने फादर से मिला। वो स्टार्टिंग में कहते थे कि ऐसा कुछ करो जिससे तुमको सेटिस्फैक्शन मिले जो करने से। और मुझे खुद से भी लगता था कि मैं जो सड़क पे गरीब लोग देखती हूँ और थोड़े ज़रूरतमंद लोगों को देखती हूँ, मैं उनके लिए कुछ तो कर पाऊँ। तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने इसके लिए तैयारी करी। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, अगर परिवार की बात की जाए तो? मेरे फादर एडवोकेट हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। और आपको लगता है कि वाकई में अगर हम पूछना भूले हैं तो आजकल क्या है, आपने लॉकडाउन में 2019 में लॉकडाउन लग गया था, फिर आपने घर पे रह के ही तैयारी की, फिर जो ज़रूरत पड़ी जहाँ जहाँ आपको सर से पूछा, लेकिन ये लॉकडाउन में कैसे हो पाया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जो क्वेश्चंस हैं उनको
ऑनलाइन सही से नहीं पूछ पा रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे हैं, सही से पढ़ाई नहीं हो रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन से सबकी ही पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, हर कोई डिस्टर्ब हुआ है, लोगों के बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यही एक चैलेंज है कि अगर हम इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं ऑफिसर बनना। तो ये चैलेंज अगर हमने पूरा कर लिया और अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया तो हमें आगे जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आगे की प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व कर पाएंगे। आपकी हॉबी क्या है जो आपको बेहद पसंद हो? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और कभी कभी बैडमिंटन खेलना भी। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा बुक्स रीड करना पसंद है। जब आप तैयारी कर रहे थे उस पीरियड में कोई ऐसी घटना जो अब आपको याद आती हो बेहद? बस यही है कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए थे जब मैंने एकदम गिव अप कर दिया था। तैयारी के टाइम पे हम कभी कभी बीच में बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, जब सफलता नहीं मिलती हम पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो बीच में मैं डीमोटिवेट हो जाती थी। तो उस टाइम पे मेरे फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स वो लोग मुझे कभी गिव अप नहीं करने देते थे, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। तो उसी की वजह से शायद आज जो सफलता मिली है वो उन्हीं की वजह से मिली है। क्या आप एसडीएम बनना चाहती थी? उसके लिए अभी भी लड़ाई जारी है या फिर यहीं रुक जाएंगे अब? नहीं, उसके लिए लड़ाई जारी है, प्रयास कभी छोड़ने नहीं चाहिए, तो देखते हैं आगे कैसे होता है। अभी एक इलाहाबाद में हाल ही में एक केस हुआ था जो वहाँ पे यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, उन्होंने वहाँ पे सुसाइड कर लिया। क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं, ऐसा करना सही है? नहीं, सुसाइड करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर हम इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उतना पेशेंस होना चाहिए और हमारी अप्रोच पॉजिटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। तो डिफ़िकल्टी सबकी लाइफ में आती है और अगर हमारी लाइफ में भी डिफ़िकल्टी आई है तो हमें उसे रिज़ॉल्व करना चाहिए और ख़ुद को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए कि हम उसको ओवरकम कर पाएँ। जब हम लिखते हैं, लिखने के लिए बैठते हैं और जो क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं उसका आंसर, तो लिखने का तरीका आपका क्या रहा था कि इतने वर्डों में लिखना है, इतने शब्दों में लिखना है, कम से कम लिखना है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करना है, तो वो आपने किस तरीके से कर पाया? बिगिनिंग में मैंने भी पूरी किताब लिख कर ही नोट्स बनाए, तो उससे मुझे काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मुझे लगता था कि मैं काफ़ी पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन वो पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। तो उसके बाद अमित सर से भी मैंने काफ़ी सजेशंस लिए। मैंने उनसे पूछा कि मेरी तैयारी में क्या कमी है जो मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग ही वही बुक्स पढ़ते हैं, सेम बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग का सिलेक्शन होता है और कुछ लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो जो डिफरेंस है वो स्मार्ट वर्क का ही है। तो उसके बाद मैंने अपनी अप्रोच चेंज की और मैंने कम से कम टाइम में मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकती हूँ उस पर फोकस किया। और आंसर राइटिंग में मैंने कोशिश करी कि मेरे पास एक बेसिक कंटेंट हो सबसे पहले, उसके बाद मैं अपने जितना टाइम हमें दिया जाता है उसमें मैं अपने आंसर शीट को पूरा कंप्लीट कर पाऊँ, ये मेरा फोकस था। और उसके बाद मैंने वैल्यू एडिशन पे फोकस किया, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। क्या आप कोई न्यूज़ चैनल भी फॉलो करती थी करंट की चीज़ें जानने के लिए? न्यूज़ चैनल मैं राज्यसभा टीवी देखती थी कभी कभी, उतना डेली नहीं हो पाता था लेकिन कभी कभी मैं फॉलो करती थी उसको। एंड उसके बाद द हिंदू तो सब पढ़ते हैं, वो तो मस्ट है, और कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स अगर अच्छे होते थे तो उसको फॉलो करती थी। क्या इसमें कहा जाता है एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका है? क्या वाकई में होती है? क्योंकि मैं जिससे भी मिलता हूँ हर कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ो, तो आपको लगता है क्या वाकई में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है? एनसीईआरटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे बेस के लिए, क्योंकि अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। तो एनसीईआरटी एक तरह से हमारा बेस है। तो अगर कैंडिडेट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें एनसीईआरटी से शुरू करनी चाहिए। यहाँ पे आप एसडीएम बनना चाहती हैं, उसके लिए अभी भी आपकी तैयारी चल रही है, तो उसके लिए आप कितना समय अभी देती हैं आप सेलेक्ट होने के बाद? अभी भी मेरा अप्रोच काफ़ी मतलब सिलेक्टिव अप्रोच है। मैंने इस एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपने वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स को एनालाइज़ किया और अभी मैं अपने वीकनेसेस पे काम कर रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक हैं। और जैसे इस बार का रिज़ल्ट आया तो
उसमें कहाँ पे कमी रह गई जिसको मैं आगे पूरा कर सकती हूँ। तो मेरा अप्रोच अभी सिलेक्टिव अप्रोच है। शुरुआत में क्या होता है, जब हम नए नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें सही गाइडेंस कहाँ से मिल रही है, कहाँ से लेनी चाहिए। तो क्या होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो भटक जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत पे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का चुनाव कैसे करें कि हमें यहाँ से सही गाइडेंस मिल रही है या फिर यहाँ से हमें ले लेनी चाहिए, या आपने किस तरीके से सिलेक्ट किया था, कैसे आपको पता चला था? क्योंकि जब नए होते हैं तो भटक जाते हैं, ये हर किसी के साथ होता है, पहले भटकते हैं फिर सही होते हैं। तो आपने ये किस तरीके से सिलेक्शन किया था? स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादा लोगों से बात नहीं की थी, मैंने खुद से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और जो मुझे ठीक लगता था मैंने वो किया, तो उससे मैं भी भटक गई थी। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो मुझे हेल्प किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें एक आइडिया मिलता है कि क्या कर सकते हैं हम और कौन सी सही डायरेक्शन है। जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, और सबसे पहले और ये सब करने के बाद सेल्फ़ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके हमें देखना चाहिए कि हमारी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ताकि हम उस पर सिलेक्टिवली काम कर पाएँ। जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो प्री के लिए हम क्या पढ़ें, मेंस के लिए किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से लिखें, इसमें भी समस्याएं आती हैं। तो वो आपने किस तरीके से किया था? प्रीलिम्स के लिए यूपीपीएससी में सबसे पहले तो मैंने यूपीएससी की मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, और यूपीएससी के लिए जो हम सब पढ़ते हैं जैसे करंट अफेयर्स और स्टैटिक अलग से हम लोग पढ़ते हैं, वो सब तो मैं पढ़ ही रही थी। उसके एक हफ़्ते बाद यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था, तो यूपीपीएससी में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज़ किए थे उस एक हफ़्ते में, और प्रीवियस ईयर से मैंने एक लिस्ट बनाई थी उन टॉपिक्स की जो यूपीएससी से एक्स्ट्रा है। जैसे यूपीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई थी। जैसे मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और फैक्चुअल स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस होते हैं, एंड यूपी के कुछ अलग से क्वेश्चंस आते हैं। तो उस लिस्ट को बनाने के बाद मैंने उन टॉपिक्स को अलग से प्रिपेयर किया था। तो ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखे थे कि मैं कहाँ कहाँ अटक रही हूँ, और टॉपिक्स को अलग से प्रिपेयर किया था। मेंस के लिए मैंने मेरी स्ट्रैटेजी बहुत स्पेसिफ़िक थी, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी शुरू की यूपी की, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ 1 महीना था, तो उस 1 महीने में मैंने सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज़ करे, जब से पैटर्न चेंज हुआ है यूपी का। और प्रीवियस ईयर्स एनालाइज़ करके मैंने ये देखा कि वेटेज किसकी ज़्यादा है, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है। तो मुझे ऐसा लगा कि एथिक्स, एसे एंड जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उनसे मैं बाकी लोगों से ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ। हिंदी पेपर से मैं स्कोर कर सकती हूँ जिस पे बाकी लोग उतना ध्यान नहीं देते, और ऑप्शनल से स्कोर कर सकती हूँ। तो मैंने ज़्यादातर अपना फोकस उन्हीं सब्जेक्ट्स पे रखा। और जैसे ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री है, उसकी प्रिपरेशन मैंने अलग से मैं नहीं कर पाई क्योंकि उतना टाइम नहीं था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, और मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा लिख कर देखूँ, और मेरी अप्रोच यही थी कि मैं पेपर कंप्लीट करूँ अपना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूँ ना। क्या आपको लगता है यूपीएससी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भेदभाव कर रही है? बहुत सारे छात्र और छात्राएं कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता। आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बहुत से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में भी, एंड यूपीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम से लोग सिलेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बायसनेस नहीं है। वहाँ पर जब आपका इंटरव्यू हुआ था, बहुत सारे दोस्त ये भी जानना चाहते होंगे वो कैसे हुआ था, हिंदी में हुआ था या फिर इंग्लिश में? मेरा इंटरव्यू दोनों लैंग्वेजेस में था। अगर वो मुझसे इंग्लिश में पूछ रहे थे तो मैं इंग्लिश में जवाब दे रही थी, और अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो हिंदी में। तो उसमें एक तरह से वो कैजुअल कॉन्वर्सेशन थी। जब हम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करते हैं तो कैसा फील होता है हमें? हाँ, नर्वसनेस तो नेचुरल होती है। तो एक तरह से मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मुझे भी थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन अंदर जाने के बाद मेरी कोशिश यही थी कि मैं वो नर्वसनेस शो ना करूँ, और अगर किसी मोमेंट पे मैं नर्वस हो भी जाती हूँ तो मैं स्माइल करूँ। ये मेरी अप्रोच थी। आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने थोड़ा आपकी मदद की हो? जी, बहुत से फ्रेंड्स हैं, शायद नाम लेना भी मुश्किल होगा। शाश्वत, मानव और मनीषा, बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हर मोमेंट पे मेरी हेल्प की। और
ऐसे मोमेंट्स भी आए कि उन्होंने मुझे पढ़ाया ताकि मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब पंखुड़ी मैम एसडीएम बन जाएंगी तब इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।